हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे आनुवंशिकी और आनुवंशिकी के अंदर हमने पिछले वीडियो में देखा कि बैक क्रॉस क्या है, संकर पूर्वज संकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके दोनों प्रकारों की बात कर चुके हैं। दोनों प्रकार कौन कौन से, एक तो आउट क्रॉस और दूसरा था टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब बाह्य संकरण और टेस्ट क्रॉस का मतलब परीक्षण संकरण, दोनों के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो बच्चों यहां व्युत्क्रम संकरण का मतलब है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस? व्युत्क्रम मतलब विपरीत। तो इसको संकरण को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर संकरण जो करवाया जाता है वो दो बार होता है। मतलब संकरण एक जोड़े में होता है, एक जोड़े में होता है। कितनी बार होगा? दो बार। इसको ऐसे समझें, मान लिया जाए यहां पर हम कोई एक पादप लेते हैं, समयुग्मजी पादप लिया है हमने, एक कोई पादप है और इस पादप का नाम यहां दे देते हैं ए। ये पादप कौन सा है? ए दे दिया नाम, समयुग्मजी ए पादप है। ऐसे ही एक पादप और है जिसको हम नाम दे दें बी। पादप ए और पादप बी दोनों की दोनों कैसे हैं? समयुग्मजी अवस्था में, यानी समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने। ये होता है प्रभावी और ये कैसा होता है? अप्रभावी। अप्रभावी के बारे में हम जानते हैं कि अप्रभावी लक्षण जो होता है केवल और केवल समयुग्मजी अवस्था में खुद को प्रकट करता है। तो हमने यहां दो पादप लिए हैं जिनका नाम दे दिया ए और बी। ये ए और बी दोनों के दोनों समयुग्मजी अवस्था है और इसको हमने बोल दिया पेरेंटल पीढ़ी यानी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी के अंदर यहां हम एक बार क्रॉस करवाते हैं। यहां क्या करवा रहे हैं? संकरण। जब यहां संकरण करवाते हैं तो हमने देखिए एकल संकरण में पढ़ा है कि संकरण करवाने पर क्या बनेगा? युग्मक बनेंगे। यहां तो एक जैसे दो युग्मक बनेंगे कैपिटल टी, तो यहां भी एक जैसे कितने युग्मक बनेंगे? दो। तो ये कैपिटल टी और यहां पर क्या बन गया? स्मॉल टी। और इस संकरण से बनने वाला जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें प्राप्त होगा विषम युग्मजी लंबे पादप। कैसे प्राप्त होंगे? विषम युग्मजी लंबे पादप F1 पीढ़ी। ये कैसा है विषम युग्मजी, ये कैसे हैं समयुग्मजी। तो यहां ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें ध्यान देना इन पर कि एक को तो हमने क्या माना है? ए पादप और दूसरे को क्या माना है? बी। लेकिन इस संकरण के अंदर ये जो ए पादप है इसको हम यहां नर मान रहे हैं। क्या माना है? नर। और इसको क्या मान लिया जाए? मादा। जेनेटिक्स में बताया था हमने आपको कि इन चिन्हों को ध्यान रखना। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? मादा को। और ये किसको दर्शाता है? नर को। तो यहां पर ये संकरण हो रहा है, तो एक बार संकरण ये हो गया। अब क्या करना है कि हमको यहां संकरण एक जोड़े के रूप में कितनी बार करवाना है? दो बार। संकरण दो बार करवाते हैं यहां। तो पहला संकरण ये हो गया। दोबारा संकरण कराया तो यहां ध्यान दें कि यहां पर हमने लिखा था क्या? पादप ए, और यहां क्या लिखा था? पादप बी। दो तरह के पादप। यहां जो पादप ए है ये समयुग्मजी कैपिटल टी था जिसको हमने पेरेंटल पीढ़ी बोला। यहां जो पेरेंटल पीढ़ी है, पेरेंटल पीढ़ी में कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी के साथ। समयुग्मजी अवस्था है दोनों की, लेकिन यहां चेंज क्या करना है? जिस पादप को हमने नर माना है उसको यहां क्या मान लिया जाए? मादा। जो पहले नर मान रखा था उस वाले पादप को क्या मान लिया? मादा। और जो पहले मादा पादप माना था उसको क्या मान लिया? नर। नर के लिए हमने क्या चिन्ह बताया था? ए वाला। जो पहले पादप क्या था? नर था, उसको क्या मान लिया? मादा। और जो मादा था उसको क्या मान लिया? नर।
उनके मध्य क्या करवा दिया, संकरण। तो रोही संकरण क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या बन गए हैं, युग्मक। यहां ये युग्मक बनते हैं और प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है, तो प्रथम पीढ़ी में तो ध्यान रखना कैपिटल टी और स्मॉल टी ये ही प्राप्त होता है। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है, विषम युग्मजी। ये कैसा है, विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी कौन से, लंबे। तो मतलब ये युग्म विकल्पी है और युग्म विकल्पी के अंदर कौन सा, विषम युग्मजी, जो किसको दर्शाता है, संकर लंबे को। ये भी किसको दर्शाता है, संकर लंबे को। इन दोनों में फर्क कितना है, सिर्फ फर्क यही है कि पादप तो सेम लिए, ए और बी, यहां पर अवस्था भी सेम ली है, समयुग्मजी। बस क्या फर्क है कि जिस पादप को पहले नर माना था, एक संकरण में क्या माना था, नर, उसी को दूसरे संकरण में क्या माना है, मादा। और जिसको पहले संकरण में मादा माना था, उसको दूसरे में क्या माना है, नर। तो इस प्रकार का संकरण जब होता है तो उस संकरण को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण। तो यहां ध्यान दें कि ये जो मादा और नर, हम कह सकते हैं कि ये लिंग की बात है, तो यहां पर चेंज क्या किया है, संकरण के अंदर लिंग बदला है। तो हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रम संकरण क्या है, तो व्युत्क्रम संकरण क्या है, लिंग बदलकर संकरण करवाना। लिंग बदलकर संकरण करवाना। लिंग बदलकर संकरण करवाना क्या है, व्युत्क्रम संकरण। यहां पर संकरण कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्युत्क्रम संकरण होगा, यहां कितनी बार संकरण होता है, 2 बार। मतलब संकरण एक जोड़े में होता है। यहां संकरण किसमें होता है, एक जोड़े में। यहां संकरण एक जोड़े में होता है। जोड़े में होता है, मतलब जोड़े का मतलब कितना, 2। तो संकरण जो जोड़े में हो रहा है वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। 2 बार संकरण कराया है। पहले संकरण में जिसको नर माना है, दूसरे में उसको क्या माना है, मादा। और पहले में जिसको मादा माना है, उसको दूसरे संकरण के अंदर क्या माना जाए, नर। तो उसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण। परिभाषा देखिए व्युत्क्रम संकरण की, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर और बी पादप को क्या, मादा जनक के रूप में, बी पादप को किसके रूप में, मादा जनक के रूप में, तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा और बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। उसको क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम संकरण। यहां पर क्या किया है कि जिसको पहले नर माना था, उसको क्या माना है दूसरे संकरण में, मादा। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि यहां जो संकरण है वो कैसे कराया जाता है, लिंग बदलकर संकरण करवाना ही एक तरह से क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। यहां पर संकरण हुआ कितनी बार है, तो संकरण कितनी बार होता है, 2 बार। जब संकरण यहां 2 बार हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां संकरण जो है एक जोड़े में हुआ है। मतलब कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण, जिसमें कोई एक पादप को एक बार तो क्या मान लिया, नर, और उसी पादप को दूसरी बार क्या मान लिया है, मादा। तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण। आसान शब्दों में बोला जाए तो ऐसा संकरण जिसमें एक पादप को एक बार क्या मान लिया जाए, नर, और दूसरे संकरण में उसी पादप को क्या मान लिया जाए, मादा। तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण। आगे देखते हैं
मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए हैं उन नियमों का क्या महत्व है। तो देखिए, मेंडल के वंशागति के जो नियम थे उनमें हमने पहला पढ़ा था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम में पढ़ा था कि प्रभावी तो अपना लक्षण प्रकट करता है प्रथम पीढ़ी में, जबकि अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो ये नियम किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इनका महत्व है कि बोला प्रभाविता के नियम अनुसार प्रभावी अपना प्रभाव क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो सजीवों में प्रभावी लक्षणों का, सजीवों में किसका, प्रभावी लक्षण का बहुत महत्व होता है। किसका, प्रभावी लक्षणों का बहुत महत्व है। कैसे कि सजीवों के अंदर जब प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं तो इनके साथ साथ सजीवों में कुछ हानिकारक या फिर हम कह दें घातक जीन भी पाए जाते हैं। प्रभावी जीन हैं, उनके साथ साथ प्रभावी लक्षणों वाले जो जीन हैं उनके साथ क्या पाए जाते हैं, घातक जीन या हानिकारक जीन भी पाए जाते हैं। लेकिन ये अप्रभावी होने के कारण, प्रभावी की उपस्थिति में ये कैसे हैं, अप्रभावी, और अप्रभावी होने के कारण ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते। तो इनका भी एक महत्व होगा, किसका, प्रभावी लक्षणों का। आगे बात करें इसका दूसरा महत्व, तो हमने दूसरा नियम पढ़ा था पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या पढ़ा था, पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम में पढ़ा था कि युग्म विकल्पी अलग होकर अलग अलग लक्षणों में चल जाते हैं। तो उसके अनुसार बात की जाए तो यहां पृथक्करण नियम के अनुसार हम कहें कि कोई भी जो लक्षण है उसके लिए युग्म विकल्पी की अलग अलग रूप से वंशागति हो रही है। तो ये किसको दर्शाता है, ये जीन अवधारणा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जीन अवधारणा को। आगे ये जो नियम है सभी नियम संकरण पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं, संकरण। और संकरण के द्वारा हम विभिन्न वंशों के अलग अलग वंशों के जो लक्षण हैं उनको एक ही वंश में ला सकते हैं। किसके द्वारा, संकरण द्वारा। तो ये भी एक महत्व हो गया कि अलग अलग वंशों के जो लक्षण हैं वो एक ही वंश में लाए जा सकते हैं। आगे बात करें कि मानव सुधार संबंधित एक शाखा है, विज्ञान की शाखा, सुजननिकी। सुजननिकी नाम की एक शाखा है जिसके अंदर मानव सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और ये जो शाखा है विज्ञान की, ये भी किस पर आधारित है, वंशागति के नियमों पर आधारित। पहला है मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन अवधारणा या जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। तो जीन अवधारणा या जीन संकल्पना किस पर आधारित है, मेंडल के नियमों पर आधारित है। पूछा जाए मेंडल के कौन से नियम पर आधारित है, तो ये मेंडल के वंशागति का कौन सा नियम, पृथक्करण के नियम पर आधारित है। अगला है मानव जाति के सुधार से संबंधित, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, सुजननिकी यानी यूजेनिक्स। क्या बोला जाता है, यूजेनिक्स यानी सुजननिकी। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा, यह भी किस पर आधारित है, मेंडल ये नियमों पर आधारित है। मेंडल के वंशागति के जो नियम हैं उन्हीं पर आधारित है। कौन, सुजननिकी। अगला आता है मेंडल के नियमों का उपयोग कर रोग प्रतिरोधक, रोग कारक से जो लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उच्च उत्पादन वाली फसलें विकसित की जा सकती हैं। ये भी किसके द्वारा, मेंडल के नियमों के उपयोग से। अगला आता है संकरण द्वारा अलग अलग वंशों के, कोई भी अलग अलग वंश हैं उनके अच्छे लक्षणों को एक ही वंश में लाया जा सकता है। कैसे कि यहां पर जो संकरण दिया है ये नियम सभी किस पर आधारित हैं, मेंडल के संकरण प्रयोगों पर आधारित हैं। तो संकरण द्वारा
भिन्न भिन्न वंशों के अच्छे लक्षणों को एक ही वंश में लाया जा सकता है। तो ये भी इसका महत्व हो गया एक किसका, मेंडल के वंशागति नियमों का। अगला आता है मेंडल के नियमों से संकर संतति में, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। जो संकर संतति है उसमें जो नए लक्षण उत्पन्न होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है किसके द्वारा, वंशागति के नियमों द्वारा। अगला आता है सजीवों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षणों के लिए पाए जाएंगे प्रभावी जीन। तो प्रभावी लक्षणों का पाया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक हानिकारक या फिर घातक जीन कैसे होते हैं, अप्रभावी। अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन उनकी उपस्थिति में, प्रभावी जीन की उपस्थिति में ये खुद को प्रकट नहीं कर पाते हैं। कौन नहीं प्रकट कर पाते हैं, घातक या हानिकारक जीन जो कैसे होते हैं, अप्रभावी। कई बार प्रभावी जीन तो पाए जाते हैं सजीवों में, लेकिन हानिकारक और घातक जीन है वो कैसे होते हैं, अप्रभावी। हमेशा नहीं होते हैं, कई बार होते हैं ऐसे अप्रभावी। तो अप्रभावी होते हैं तो अप्रभावी क्या करता है, प्रभावी की उपस्थिति में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। तो ये भी एक महत्व हो गया किसका, वंशागति के नियमों का। तो प्रभावी अप्रभावी अपना प्रभाव कब प्रकट करता है, एकमात्र स्थिति में जब वो कैसा हो, समयुग्मजी अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो, समयुग्मजी में, तो वो अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। यहां कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखने हैं कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, उन नियमों का नाम लिखना है। अगला है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। लक्षण प्रारूप तो क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है, दोनों में अंतर लिखना है। अगला है द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात लिखना है। यहां पर जीनोटाइप लिखना है, द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ था वो लिखना है। यहां एक संकरण दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी संकर लंबे, विषम युग्मजी संकर लंबे का क्रॉस करवाया है कैपिटल टी से। कैपिटल टी यानी समयुग्मजी लंबे, इनका संकरण कराते हैं तो प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुपात यानी लक्षण प्रारूप क्या होगा। ये संकरण से जो संतति प्राप्त होती है उसका लक्षण प्रारूप लिखना है हमें कि भाई कितने जो है लंबे बनते हैं पादप, कितने बौने बनते हैं, उनके बारे में बताना है। ये संकरण आप चेकर बोर्ड से तैयार करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आगे क्या कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को ही चुना, किसी अन्य पादप को नहीं। तो इसके कारण बताने हैं कि कौन कौन से कारण थे जिनके कारण क्या मेंडल ने प्रयोग के लिए किसे चुना, मटर के पादप को। इनके साथ ही हमारा ये लेसन है जो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ।